चलिए हिंदी में आज हम देखेंगे पाठ 3.1। शीर्षक क्या लिखा है इसमें? बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि ये समसामयिक मुद्दे हैं। ठीक है, कहने को तो संविधान में समानता और समता का अधिकार है, लेकिन अगर आसपास में आप अपने आसपास में देखें तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हम ही लोगों से चूक हो रही है और संविधान को ठीक तरीके से नहीं अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे इस अध्याय में कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, इसके जो कवि हैं, इन्होंने जो कविता लिखी है उस कविता के माध्यम से कवि क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई को 1946 को 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख कविता संग्रह 2 पंक्तियों के बीच, इन कविताओं की हेडिंग है, शीर्षक है नेपथ्य की हंसी। ठीक है, उसके बाद एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा। इस प्रकार से उनकी प्रमुख कविताएं रही हैं जिनमें वे अपने विचारों को व्यक्त किए हैं। यह कविता उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। ठीक है, नेपथ्य मतलब होता है कि पर्दे के पीछे या मंच के पीछे की जो बातें होती हैं, जो हंसी होती है, उसके बारे में एक कड़वी सच्चाई के रूप में कहा है। ठीक है, उसी संग्रह में से कुछ अंश लिया गया है। कहने को तो बहुत सी बातें हमने करते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। देखिएगा कवि क्या बोल रहा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरा मतलब ठंड का समय है ना। कोहरे से ढकी सड़क पर, कहने का मतलब यह है कि इतना सवेरे अगर आप कभी उठ के देखेंगे, जैसे अभी बदली का मौसम है, जब ये बादल हटेंगे तो अगर 6 बजे 6:30 बजे आप उठकर देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि एक प्रकार की धुंध है, सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता है सुबह सुबह। उस समय का सवेरा में बच्चे काम पर उठकर जा रहे हैं। अब बच्चे क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में इस पे कवि ने बताया है। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। हमारे समय की मतलब जब वे कविता लिख रहे थे उस समय की यह सबसे चिंताजनक पंक्ति है। यह भयानक है इस विवरण की तरह लिखा जाना, और ये उससे भी ज्यादा भयानक या तकलीफ देह इस प्रकार से है कि मैं उसे लिख रहा हूँ, उसका ब्यौरा दे रहा हूँ। विवरण मतलब ब्यौरा। लिखा जाना चाहिए इस सवाल पर कई तरह, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। मुझे इस प्रकार से लिखना चाहिए कि इस विवरण को इस प्रकार से लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आगे कवि कहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, या दीमकों को खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि क्या कहना चाह रहा है, अंतरिक्ष में जो गेंदे हैं, जो ग्रह है, वो क्या सब गिर गए हैं? क्या अब अंतरिक्ष में कुछ नहीं रह गया है? या फिर यूं कहें
कि रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि उनके खेलने कूदने का समय, उनका पढ़ाई करने का समय, जिस उम्र में उन्हें खेलना कूदना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें किताब पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, या किसी भूकंप से ढह गई सारे मदरसों की इमारतें। कहने कवि का तात्पर्य यह है कि क्या पहाड़ में दब गए इन बच्चों के खिलौने, ये इन बच्चों के खिलौने कहाँ गए? क्या किसी भूकंप में जमीन के अंदर समा गई? क्या किताबें इनके जीवन का कोई हिस्सा नहीं रहती हैं? क्या भूकंप में सारे मदरसों की इमारतें गिर गई हैं? मदरसे मतलब होता है पाठशाला या विद्यालय। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि क्या विद्यालय या पाठशालाएं भूकंप में जमीन के अंदर समा गई हैं, जो बच्चों को खेलने कूदने पढ़ने के समय में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्या कारण है? संविधान में तो सभी को शिक्षा का अधिकार मिला है, सभी को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, परंतु मैं देख रहा हूँ, उस समय का तात्पर्य बता रहा है कवि कि मैं देख रहा हूँ बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, है ना। और आगे देखिएगा क्या बोल रहे हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि प्रश्न करता है, प्रश्न कर रहा है अपनी कविता के माध्यम से, क्या सारे मैदान जो खेल कूद के मैदान हुआ करते थे, क्या सारे बगीचे या घरों के आंगन खत्म हो गए अचानक? जो बच्चों को सुबह सुबह किसी न किसी काम के लिए निकलना पड़ रहा है, इनका तात्पर्य बच्चों से है कि जिनकी उम्र 4-5 साल या 8 साल की करीब हो, इस प्रकार के बच्चे जिनका खेलने कूदने का और पढ़ाई लिखाई करने का समय होता है, वे काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह। अब कवि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब इतना कुछ होने के बाद दुनिया में क्या बचा, इससे भी ज्यादा और क्या भयानक होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा यह भयानक है। कवि बताने की कोशिश कर रहा है कि सारी चीजें हस्बे मामूल, सारी चीजें हस्बे मामूल। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यों का त्यों उपलब्ध होना। सबसे ज्यादा भयानक यह है कि सारी चीजें ज्यों का त्यों उपलब्ध हो जाए, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर कवि के हृदय की बहुत टीस, कवि को बहुत तकलीफ होती है और वो चाहते हैं कि मैं वह समय देखूं कि वे बच्चे पुनः अपनी जगह पर ज्यों का त्यों, जैसे स्कूल जाना, खेलना कूदना, उस प्रकार की व्यवस्था में आ जाएं। कवि यह कह रहा है कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, सिर्फ मेरे आसपास की बात नहीं, पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि बच्चे हजारों की संख्या में खेलने कूदने का उनका समय खत्म हो गया है और वे काम पर जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि उनके माता पिता के पास इतना भी नहीं है कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चों को शिक्षा दिला सकें, बच्चों को खिलौने दिला सकें और उन्हें काम पर जाना ना पड़े। उनका जो वास्तविक अधिकार है शिक्षा पर, खेल कूद पर, बाग बगीचों पर, यह उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज
मैं देख रहा हूं, कवि देख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। वो क्या देखते हैं, जहां पर गरीब लोग होते हैं वहां के छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं सुबह सुबह। कोई पन्नी उठा रहा है, कोई इधर उधर से कचरे से कुछ सामान ढूंढ रहा है और उसे उठाकर वो किसी कबाड़ी के यहाँ बेच रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वो अपना पेट भरने के लिए सुबह सुबह निकल रहा है। तो ऐसी क्या बात आ गई, ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को पढ़ने लिखने का समय, खेलने कूदने का समय में उन्हें काम करने जाना पड़ रहा है। ये सोचने का विषय है, ये चिंता का विषय है। इसलिए कवि अपनी भावनाओं को रखते हैं। यह कविता उनकी बहुत ही ज्यादा मार्मिक है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि समानता और समता के अधिकार का संविधान में बच्चों को विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे परिवर्तन हो चला है। यह जो कविता कवि ने लिखी है यह बहुत पहले की है ना। करीबन अगर कहा जाए तो उन्होंने कविता को ऐसा लिखा होगा जैसे लगभग सन 1970 के आसपास की बात हो। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, सरकारें बदली और अपना अपना कार्य करने का तरीका बदला। इसलिए बच्चों को अभी भी शिक्षा का अधिकार और बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था कर रही है। बच्चों से बिना फीस के बच्चों को पढ़ा रही है, आंगनबाड़ी वगैरह खोल रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि का विषय जो है वो चिंतनीय है। आज भी हम देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं किसी कारणवश और वे काम पर निकल जाते हैं। इसका जवाब किसे देना चाहिए, इस प्रकार की बातें कवि अपने कविता के माध्यम से कह रहा है। ठीक है, तो आपने आज क्या जाना, कवि राजेश जोशी के माध्यम से उस समय की तकलीफ, राजेश जोशी जी की तकलीफ, हृदय विदारक मतलब हृदय को या दिल को झकझोर कर देने वाली, सोचने पर मजबूर कर देने वाली। आज हम भाग्यशाली हैं, आज हम किस्मत वाले हैं कि हमारे माता पिता हमें पढ़ने के लिए अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता की बातें माने। अपने माता पिता के द्वारा हमारे लिए किए गए खर्च, चाहे वो स्कूल की फीस ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का खर्च क्यों ना हो, उस खर्च का हमें सही और उचित मूल्य देना चाहिए। और वो मूल्य कैसा होगा, हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपना रिजल्ट भी अच्छा बनाएंगे, अनुशासन में रहते हुए अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, तो ही हमारा जीवन सफल कहा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से आपने इस कविता के माध्यम से देखा राजेश जोशी जी किस प्रकार से अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कविता के माध्यम से, और क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे देश के बच्चे इस हालत में हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कविता के माध्यम से अपनी बातें रखने का कवि की कलम से, कवि के शब्दों से इस प्रकार से इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है, तो अब इसके इन पद्यांशों के अर्थ हम लोग आपको बाद में लिखवाएंगे। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा शब्दार्थ को। इनके पद्यांशों की व्याख्या हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, तो आप सुनते रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपने माता पिता का कहना मानते रहिए। किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका उन्हें न दीजिए, यही हम आपसे निवेदन भी करते हैं। और आप इस निवेदन को गुरु की आज्ञा भी मान सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।